रिमझिम फुहारों ने पलक झपकते ही तेज बारिश का रूप रख लिया था। देखते देखते हरा भरा खूबसूरत लॉन गंदे पानी के स्विमिंग पूल में बदल गया था। माली के दोनों बच्चे छोटी छोटी नाव बनाकर पानी में तैरा रहे थे। जब कोई नाव बिना रोक टोक दूर तक बहती चली जाती तो वो जोर जोर से ताली बजाकर खुश होते। उन दोनों भाई बहनों को देखकर सुरभि को बंटी की याद आ रही थी। बंटी उसका छोटा भाई। बचपन में उन दोनों ने भी पापा के न जाने कितने जरूरी पेपर्स की ऐसे ही नाव बनाकर मौज ली थी और फिर मिलकर पापा की लताड़ भी सुनी थी। लेकिन दूसरे बच्चों से अलग गलती पकड़े जाने पर वो दोनों एक दूसरे को आगे नहीं करते थे, बल्कि चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो जाते थे, ये बताने के लिए कि हम दोनों ही पार्टनर्स इन क्राइम हैं। इसे उनकी बहादुरी कह लीजिए या भाई बहन का प्यार। जब सुरभि थोड़ी बड़ी हुई और शादी ससुराल की बातें सुनती तो भड़क जाती। भला ये कोई बात हुई जहां पैदा हुए पले बड़े इतना प्यार दुलार अपनापन पाया, उन सब रिश्तों को एक ही झटके में छोड़कर किसी अनजाने आदमी के संग रवाना हो जाओ, मानो लड़की ना हुई कोई गठरी हो गई जो बड़े होने तक आते आते इतनी भारी हो गई कि उसका बोझ उठाए नहीं उठ रहा। पर सचमुच थोड़े बड़े होने पर कुछ कुछ बातें समझ में आने लगीं, लेकिन फिर भी अपने निश्चय पर अडिग थी। कोई भी रिश्ते रिवाज इतने जरूरी नहीं हो सकते कि मेरे इन रिश्तों पे भारी हो जाएं। और फिर उन्हें निभाने के लिए मम्मी पापा का घर छोड़कर जाने की क्यों जरूरत है? कोई और रास्ता भी तो निकाला जा सकता है ना। ये तो कोई बात नहीं हुई कि जिस पौधे को इतने प्यार से लगाया, सींचा, बड़ा किया, जब उसके खिलने और सुगंध फैलाने का वक्त आया तो जड़ सहित उखाड़ कर दूसरी जगह ले जाकर लगा दिया। ये भी नहीं सोचा वहां की मिट्टी, वहां की हवा में वो कैसे एडजस्ट कर पाएगा, पनप भी पाएगा या मुरझा जाएगा। पर नहीं, अपनी जड़ों से उखड़ना ही उसकी नियति है और नए परिवेश से सामंजस्य ही उसके जिंदा रहने की शर्त। मन में उथल पुथल मचाने वाले ये विद्रोही विचार मन में ही रह गए और वो सौरभ की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। सौरभ के संग 2 महीने किस तरह बीत गए पता ही नहीं चला। आज जब उन भाई बहन को संग में हंसते खिलखिलाते नाव के साथ खेलते देखा तो मायके और उसके घर आंगन की यादों ने उसे घेर लिया। बाहर धीमी हो चुकी फुहार अब उसकी आंखों में समा चुकी थी और झरझर आंसू बनकर बरस रही थी। तभी डोरबेल की आवाज सुनकर उसने आंखें पोंछी और मुस्कुराते हुए सौरभ के स्वागत में दरवाजा खोल दिया। ये धुली धुली मुस्कान, जैसे बारिश के बाद अलसाया सा सूरज निकला हो। तुम रोई थी? सौरभ ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। चोरी पकड़े जाने पर उसने नजरें झुका ली और बोली, मायके की याद आ रही थी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। एक नई नई विवाहिता के दिल में उसके मायके की यादें किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं करती, वो चाहे उसका पति ही क्यों ना हो। चाय, शाम का टहलना, रात का खाना, फिर टीवी देखना, सब उसे यादों के आसमान से निकालकर एक बार फिर धरती पर ले आए थे। रात को सौरभ ऑफिस का कुछ काम करने बैठ गए। सुरभि टीवी ऑफ करके लेटी तो यादें एक बार फिर उसे अतीत के गलियारे में घसीट ले गईं। काश मैं भी एक याद होती तो पल भर में मायके पहुंच जाती। तभी उसके फोन की घंटी बजी। ओह बंटी,
अरे मैं आज शाम से ही तुझे याद कर रही थी, वो बारिश में हम नाव। तभी सौरभ को अपनी ओर घूरता देखा तो खुशी के मारे ऊंची हो चुकी आवाज पे लगाम लगाई। हाँ, आवाज साफ नहीं आ रही, 1 मिनट। बहाना बनाते हुए उठी और बालकनी में निकल गई और फिर हंसी ठहाकों के साथ बंटी, मम्मी पापा सबसे खूब गपशप की। शाम से भारी हो रहा मन अब फूल सा हल्का हो गया था। किसी की याद आ रही हो और उसका फोन आ जाए तो बातें करके दिल को कितना सुकून मिलता है ना, ये उस वक्त सुरभि से कोई भी पूछ सकता था। तृप्त मन से जाकर वो फिर से बिस्तर पर लेट गई। सौरभ भी लैंप बुझाकर आके उसके पास लेट गए और प्यार से उसके सर पे हाथ रख दिया। वो धीरे धीरे उनके करीब हो गई। दिल की धड़कनें जुबां का काम कर रही थीं। बिना कहे ही वो एक दूसरे के मन की थाह पा रहे थे। सुरभि का मन किया कि वो कह दे, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ, पर प्यार की थपकियों ने उसके होठ सिल दिए और वो नींद के आगोश में समा गई। सुबह दोनों की ही आंख जरा देर से खुली और बस शुरू हो गई ऑफिस के लिए भाग दौड़। कभी सौरभ को एक मोजा नहीं मिल रहा था तो कभी कोई जरूरी फाइल। सुरभि नाश्ते की प्लेट लिए आगे पीछे डोल रही थी। उन्हें रवाना करके धम्म से आकर सोफे पर बैठ गई। उफ, बच्चों की तरह ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे आदमी को किसके भरोसे छोड़कर मायके जाऊं? शाम को सौरभ ऑफिस से कुछ ज्यादा ही खुश लौटे। लो, मैंने तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दिया। सुरभि बोली, पर मैंने कब कहा कि मुझे मम्मी पापा के पास जाना है? सौरभ ठहाका लगा के हंस पड़े। मैंने ये तो बोला ही नहीं कि कहाँ जाने का इंतजाम कर दिया है। मन का चोर आ गया ना सामने। सुरभि बुरी तरह झेप गई तो वो बोले, मैं 4 दिनों के लिए टूर पर जा रहा हूँ। तुम यहाँ अकेले बोर हो जाओगी, इसीलिए तुम्हारा भी मायके का टिकट करा दिया है। सच? पर 4 दिन आपके बिना? सुरभि की बात पूरी होने से पहले ही सौरभ बोल पड़े, क्यों? अब क्या मेरी याद आएगी? तुम्हें भी ना दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, 2400 घंटे जी हुजूरी करने वाला गुलाम चाहिए, लोरी सुनाने वाली माँ, दुलारने वाले पिताजी, संग खेलने और झगड़ने वाला भाई, सब एक साथ चाहिए, है ना? सुरभि ने सिर झुका लिया तो सौरभ ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, वो बोले। सुरभि ने कहा, मुझे भी। मम्मी पापा, बंटी, पुरानी सहेलियों सबसे मिलकर मन खुशी से झूम उठा। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गई थी। बस फिर भी लगता था कहीं कुछ छूट सा गया है। ऐसा लगता था अपने ही घर में मेहमान हो गई है। क्या खाओगी सुरभि? क्या मंगवाएं तुम्हारे लिए? मम्मी पापा बार बार पूछते। सुरभि कहती, मम्मी मैं कोई मेहमान नहीं हूं। तो उनका जवाब होता, अब कुछ दिन के लिए आई हो तो मेहमान ही हो ना। वैसे भी शादी के बाद बेटियां मायके में मेहमान ही होती हैं। ये परायापन सुरभि को खल जाता। बस एक बंटी ही था जिसके लिए वो अब भी वही पुरानी वाली दीदी थी। आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली दीदी। पता है, मैं मन ही मन जीजा जी को बहुत उल्टा सीधा बोलता था कि उन्होंने मुझसे मेरी दीदी को छीन लिया, पर अब आपसे उनके बारे में इतनी सारी बातें सुनकर मेरी सारी शिकायतें दूर हो गईं। सुरभि का तो जैसे फिर से वही पुराना समय लौट आया था।
उसका और बंटी का खेलना, खाना, झगड़ना, रूठना, मनाना। फर्क तो बस ये था कि पहले जब उनके झगड़े होते थे तो मम्मी पापा बंटी का पक्ष लेते थे और उसे समझाते थे कि छोटा है, उसकी बराबरी मत किया करो, तुम बड़ी हो, बड़प्पन रखो। और अब वो सुरभि का पक्ष लेते और बंटी को समझाते, क्या बच्चों की तरह लड़ते हो, जानते नहीं कुछ दिन के लिए आई है दीदी, अभी तो प्यार से रहो। सुरभि को ना तब उनका तर्क अच्छा लगता था और ना अब, पर शायद रिश्तों का यही तकाजा था। उनकी जगह वो होती तो शायद वो भी यही करती। उस दिन बंटी स्कूल से लौटा तो काफी उदास था और कुछ परेशान सा भी। सुरभि कुछ पूछती इससे पहले ही उसने उसे अपने कमरे में आने का इशारा किया। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? सुरभि बोली। तो बंटी बोला, दीदी आप तो जानती हैं ना कि स्कूल में मेरा ये लास्ट ईयर है, अगले साल हम सारे फ्रेंड्स दूर हो जाएंगे, सब लोग अलग अलग जगह चले जाएंगे। हमें स्कूल से ट्रिप के लिए मनाली ले जा रहे हैं, 3,000 रुपए जमा करने हैं। पापा ने कभी भी मुझे टूर पर नहीं जाने दिया। कभी कहते हैं अभी छोटे हो, कभी कहते हैं पैसे बहुत ज्यादा हैं, तो कभी कहते हैं हम सब साथ चलेंगे। पर दीदी मैं जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे जाना है। आप पापा को मना लो ना प्लीज, पापा आपकी बात नहीं टालेंगे। सुरभि ने कहा, ठीक है मैं बात करूंगी, तुम निश्चिंत रहो, इस बार तुम जरूर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओगे। थैंक यू दीदी, मुझे पता था आप मेरी हेल्प जरूर करेंगी। बंटी खुशी से उछल पड़ा। दीदी ने बात की होगी कि नहीं, बात बनी होगी या नहीं, आशा और निराशा के इन्हीं उमड़ते घुमड़ते बादलों के बीच शाम को बंटी घर पहुंचा और अपनी दीदी के लिए पूरा घर छान मारा। ओहो दीदी, कहाँ हो तुम? जहां भी छुपी हो प्लीज अब बाहर आ जाओ, मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूं तुम्हें। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? किचन से बाहर आते हुए मम्मी ने कहा। तो बंटी बोला, दीदी कहाँ है? मम्मी ने बताया, अरे वो तो अपने घर चली गई, दामाद जी का फोन आया था, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो टूर से एक दिन पहले ही घर आ गए। वो तो तेरी दीदी को बोल रहे थे कि वो जब आना है तभी वापस आए, पर तुम्हारी दीदी का मन नहीं माना, जो पहली बस मिली वो उसी से चली गई। ओह, जीजा जी को भी अभी बीमार पड़ना था और दीदी भी ना पापा से बात करके नहीं जा सकती थी, मेरे लिए जरा भी नहीं रुक सकती थी। क्या शादी के बाद लड़कियां इतनी बदल जाती हैं? यही दीदी शादी से पहले मेरी हर बात याद रखती थी और अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं। सोचते हुए बंटी उदास होकर और गुस्से से भरा हुआ अपने कमरे में चला गया। तभी माँ ने पीछे से आवाज दी, अरे बंटी, मैं तो भूल गई, वो दीदी तेरे लिए कोई एनवेलप देके गई है, तुम्हारी टेबल पे रखा है, जाओ देख लो। बंटी भाग के गया और उसने लिफाफा खोला। उसकी धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। पता नहीं दीदी ने क्या लिखा होगा, अपनी मजबूरी बताकर माफी मांगी होगी या कुछ और। लिफाफा खोलते ही हजार हजार के 3 नोट उसके हाथ में आ गए, साथ में एक लेटर भी था। बहुत जल्दी में हूँ बंटी, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। अगले महीने तुम्हारा बर्थडे है ना, इसे मेरा गिफ्ट समझ लेना। और हाँ, मैंने पापा से बात कर ली है, तुम टूर पर जा रहे हो। घर पहुंचकर बाकी बातें फोन पर करूंगी, बाय। लेटर पढ़कर बंटी ने अपनी आंखें पोंछी। ये मनाली जाने की खुशी के आंसू थे या बहन के प्यार के, पता नहीं, या शायद दोनों का कॉम्बिनेशन। लेटर और पैसे दोनों वापस एनवेलप में डालकर वो बिस्तर पर लेट गया। सॉरी दीदी,
गुस्से में आकर मैं पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। फिर उठकर गया और फोन करके दीदी से ढेर सारी बातें की। उधर सौरभ को सकुशल पाकर सुरभि की जान में जान आई। सच, ये रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं। इतना छोटा सा शब्द है रिश्ते, पर कितने गूढ़ मायने लिए हुए। अगर कोई डिफाइन करने बैठ जाए तो पूरी किताब लिख सकता है। और इन्हें एक दूसरे से कंपेयर करना भी बेफिजूल है। हर रिश्ता अपनी जगह उतना ही खास है। सुरभि सोच रही थी, जब पति के पास होती हूँ तो पापा, मम्मी, भाई याद आते हैं। अभी जब उनके पास थी तो पति के लिए दिल मचलता था। इन 3 दिनों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया है सौरभ, तुम्हें बता नहीं सकती। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर वक्त बस तुम्हारा ही ख्याल रहता था। और अब जब तुम्हारे पास आ गई हूँ तो अफसोस हो रहा है, आते वक्त बंटी से मिल भी नहीं पाई। खैर, जब उसकी शादी होगी तो वो भी समझ जाएगा। तभी सौरभ वहां आ गए। क्या सोचने लगी? नहीं, कुछ नहीं, सुरभि बोली। अच्छा ये बताओ, इन 3 दिनों में मेरी याद आई? बिल्कुल नहीं। याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें भुला दिया जाता है। तुम तो मेरी हर सांस में बसी हो। पति पत्नी का रिश्ता भी कितना अजीब है। 2 अजनबी 2 ही महीनों में एक दूसरे से इतना अटूट लगाव महसूस करने लगते हैं। मैं तो हैरान हूँ। सौरभ बोले। सुरभि ने कहा, मैं भी। गहरे समुद्र तल की तरह होते हैं ये रिश्ते। जितने अंदर डुबकी लगाओगे उतने ही मोती पाओगे। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी। ऐसी ही और प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु।